नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्ण शुक्ला आप सभी को हिंदी की दूसरी क्लास आपको आज पढ़ाऊंगा, जिसमें आपने पहली जो क्लास सीखी थी वो भाषा परिचय था। लेकिन आज की जो आपकी क्लास है ये है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का जो विकास है और उसकी जो उपभाषाएं हैं, उसकी उपभाषाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी का उद्विकास आपने सीख लिया। उद्विकास के संदर्भ में आपने सीखा कि हिंदी जो शब्द था वो सबसे पहले हिंदवी नाम से पाया गया और वह भी फारसी ग्रंथ में, फारसी ग्रंथ जिसका नाम था जफरनामा। अब जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी हमारी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी हमारी भारोपी परिवार की भाषा है और भारोपी परिवार की भाषा के साथ साथ इसे आधुनिक आर्यकालीन भाषा भी कहते हैं। आधुनिक आर्यों की भाषा भी कहते हैं। आधुनिक आर्यों की भाषा कहलाती है। ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी शब्द जो था वह हिंदवी नाम से पाया गया और हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है और आधुनिक जो हिंदी का विकास है ये आर्यों के द्वारा माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि ये आर्य कौन थे। अब आर्य अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये देखा जाए कि आर्य कौन से लोग माने जाते हैं, तो आर्य ये हैं, इनको हम कहेंगे कि ये मध्य एशिया के लोग थे। ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे जो कि भारत में हिंदी भाषा के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इसकी परिभाषा बाद में बदली और आर्य, अभी तक आपने देखा कि जो आर्य है ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, लेकिन धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला। अब ये माना जाता है कि आर्य जो है ये भारतीय ही थे, ये भारतीय ही थे, लेकिन भारत के ऐसे वर्ग के रूप में हैं जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता था। यानी कि ऐसा वर्ग जिसने हिंदी भाषा के विकास के क्रम को जब हम लोगों तक पहुंचाया, यानी कि संस्कृत और संस्कृत के बाद में जो विकास हुआ वह पाली, और पाली के बाद में जो विकास हुआ प्राकृत यानी स्वाभाविक भाषा, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश यानी अपभ्रंश जो है ऐसी भाषा जो कि हिंदी के ठीक पहले। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा जो हिंदी के ठीक पहले मतलब 1000 ईसा पूर्व की भाषा के रूप में यहाँ मानी गई। कौन सी? संस्कृत आई, फिर पाली आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पहले की जो भाषा वह मानी जाती है हिंदी। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच का एक ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप है उसको हम कह देते हैं अवहट। तो इस क्रम में यह आर्यों के द्वारा विकसित की गई भाषा कहलाई, और धीरे धीरे जब हम मानक भाषा की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी का जो विकास का क्रम माना जाता है, आजकल जो हम मानक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई जो भाषा थी ये कहलाई। एक प्रश्न यहाँ पर आपसे सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जो ये हिंदवी था और हिंदवी के बाद में जब हिंदी यह शब्द बना तो ये ऐसे ही क्यों लिखा गया। तो कई सारे व्याकरणविद कहते हैं, आपकी परीक्षाओं में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी की वर्तनी का कौन सा शब्द सही होगा। तो हिंदी की वर्तनी के अगर सही शब्द की बात की जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से यह वाला शब्द सही माना जाएगा, जिसमें आधे ना का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में किया गया है। और कहा जाता है कि पंचमाक्षर का प्रयोग हमेशा उसके आगे आने वाले वर्ण के साथ किया जाता है। यानी अंग अगर प्रयोग किया जाएगा या इया या अण या न या म, इनमें से किसी भी पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद में आने वाला जो शब्द होगा वह होगा हमारा पंचमाक्षर के साथ। अब यहाँ पर जैसे अगर हमने लिखा यहाँ
पे चंदन, तो चंदन लिखने के लिए ये वाली वर्तनी का शब्द सही माना जाएगा। इसी आधार पर ये हमारे श्याम सुंदर दास ने भी इस बात को कहा है कि हिंदी का जो शब्द है ये सही माना जाता है। यह भी शब्द वर्तनी के कोश के अनुसार गलत नहीं है, हमारे संविधान में इसी शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसे मानक भाषा शब्द का के रूप में इसको हम जानते हैं। तो हिंदी के कुछ ऐसे भाषाविद हैं जो कहते हैं कि जहां पर बिंदी नहीं वह हिंदी नहीं, जहां पर बिंदी नहीं वह हिंदी नहीं, तो इस दृष्टिकोण से अगर वर्तनी में आपसे पूछा जाए तो ये वाला शब्द सही माना जाएगा। तो ये कहलाते हैं मानक शब्द, मानक शब्द। और इसी तरह इसको हम मानक वर्तनी भी कह देते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि मानक वर्ण के रूप में पूछे जाते हैं। मानक वर्ण, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, जब वर्णमाला की क्लास करेंगे तो इसमें डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि मानक वर्ण क्या होते हैं। मानक वर्तनी अर्थात जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई, तो ये आर्यों की भाषा कहलाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है, वह यह है कि जो हिंदी है इसका जो उद्भव या विकास है ये खड़ी बोली के रूप में माना जाता है, खड़ी बोली के रूप में माना जाता है। यानी खड़ी बोली जो है यह दो संदर्भ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला संदर्भ इसका जो है और दूसरा संदर्भ। पहला संदर्भ है कि जब हम खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं तो यह साहित्यिक दृष्टिकोण से होती है, खड़ी बोली साहित्यिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल होती है। और दूसरा यह एक क्षेत्रीय बोली के रूप में होती है, जो पश्चिमी बोली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बोली जाती है। ज्यादातर अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली के आगे वाला इलाका जैसे मेरठ हो गया, मेरठ, अगर इसके बाद में मुरादाबाद की बात करूंगा, और इसके बाद में अगर मैं बदायूं की बात करूंगा, अगर मैं इसी के साथ साथ रामपुर की बात करूंगा, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बागपत की बात करूंगा, तो ये वाले जो इलाके हैं ये खड़ी बोली के संदर्भ में आते हैं। हालांकि हम लोग आगे भी अभी चर्चा करेंगे कि ये जो खड़ी बोली है ये किससे निकली है, कैसे इसका विकास हुआ, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में क्या आई कि इस हिंदवी फारसी शब्द के रूप में इस्तेमाल भारतीय परिवार की भाषा हिंदी, और जिसको आधुनिक आर्यों के द्वारा विकसित किया गया। आर्य कौन थे? तो आर्य ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, लेकिन इनकी परिभाषा में परिवर्तन हुआ तो ये बुद्धिजीवी वर्ग था जिसने हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया। और हिंदी के विकास को आगे बढ़ाने में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, और फिर आधुनिक हिंदी के रूप में, यानी अपभ्रंश के बाद जो विकसित होने वाली भाषा वह कहलाई हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो है ये कहलाता है बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि अबहट। 1000 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में इसका विकास माना जाता है। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी के जो विकास के चरण हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विकास के चरण हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप अगर वीडियो को रिप्ले करके एक दो बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है। लगातार यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, इस चीज को आप देखेंगे। तो हिंदी भाषा के विकास के क्रम की जब हम बात करते हैं, हिंदी भाषा के विकास के क्रम, तो हिंदी भाषा के जो विकास के महत्वपूर्ण जो क्रम है वो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्रम हैं। इनमें सबसे पहला जो क्रम है जो प्राचीन काल कहलाता है, हिंदी का प्राचीन काल कहलाता है। और प्राचीन काल का जो विकास है यह 1000 ईसा पूर्व से अगर हम बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये एक समय काल है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन हिंदी का जो विकास का क्रम है, प्राचीन काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो यह 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये कहलाता है प्राचीन काल का। दूसरा जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, यह मध्यकाल कहलाता है। हिंदी के विकास के क्रम का मध्यकाल जो है ये 1500 ईसा
पूर्व से लेकर के यह 1800 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है यह मध्यकाल का समय माना जाता है। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो काल है यह है आधुनिक काल, जो कि हम मानव भाषा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। आधुनिक काल का जो समय है ये आपका माना जाता है 1800 ईसा पूर्व से लेकर के और अब तक का जो समय है यह आधुनिक काल के संदर्भ में माना जाता है। यानी कि 18वीं जो शताब्दी है, हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंदी के विकास के क्रम की बात कही थी कि पै निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और पै निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इस तरीके से ये विकास के 3 क्रम है। सीधा प्रश्न यहाँ से पूछता है कि प्राचीन काल का समय 1000 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, मध्यकाल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1800 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, और आधुनिक काल का समय 1800 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक का जो समय है इसको हम कहते हैं आधुनिक काल के समय के रूप में इसको हम जानते हैं। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है ये कहां तक माना जाता है। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र, अब जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए भाषा में उच्चारण की स्पष्टता का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्ष है, क्ष जो कि क प्लस सौ से मिलकर के बना, तो क्ष बोलेंगे इसको। तो भाषा में उच्चारण की स्पष्टता का होना बहुत जरूरी होता है। हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर देखा जाता है या माना जाता है, तो लगभग में अगर हम देखें तो उत्तर भारत का जो हिस्सा है, उत्तर भारत का जो हिस्सा है, भारत का हिस्सा ये प्रयोग करता है सबसे ज्यादा, यानी जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बिहार की बात करते हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश, इधर हम अगर बात करते हैं राजस्थान की, इधर अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, इधर अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, और इसके साथ साथ में झारखंड हो गया आपका, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ आपका हो गया। छत्तीसगढ़ ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो कि, और हरियाणा जिसमें से प्रमुख राज्य के रूप में है हिंदी के रूप में। तो इसका जो क्षेत्र है ये करीब करीब इतना हमारा अधिकतम क्षेत्र भारत का है जो हिंदी। और अगर हम इसकी बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत के लगभग में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं, 70 करोड़ लोग जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। कितने लोग? 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी के क्रम में अगर हम देखेंगे भाषा का क्षेत्र, तो इसी के साथ साथ हम भाषा का परिवार भी देख लेते हैं कि भारत में कौन से भाषा परिवार हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगातार बनते हैं। तो देखिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर परिवार हैं, ये 4 प्रमुख परिवार हैं। इसमें सबसे पहला या प्रमुख जो परिवार है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार यानी कि उत्तर भारत का करीब करीब 75% हिस्सा जो है ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। 75% का हिस्सा, यानी अगर आपसे पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर आपसे पूछ ले छत्तीसगढ़ी किस परिवार की भाषा है तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणवी
किस परिवार की भाषा है? तो भारूपी परिवार की भाषा है। मतलब उत्तर भारत में आने वाली जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का लगभग 75% हिस्सा ये भारूपी परिवार के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपसे जो पूछा जाता है ये है द्रविड़ परिवार। अब द्रविड़ परिवार जो है ये दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यानी दक्षिण भारतीय जो है ये, अगर हम देखें, अगर तमिल की बात करें, आपसे प्रश्न पूछ ले कि तमिल किस परिवार की भाषा है, अगर आपसे पूछ ले मलयालम किस परिवार की भाषा है, और अगर आपसे पूछ ले कि कन्नड़ किस परिवार की भाषा है, ये अगर भाषाएं आपसे पूछ ले तो सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। और लगभग अगर हम बात करें तो 23% हिस्सा ऐसा है जो कि द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। सीधे प्रश्न यहाँ से पूछता है, आपसे प्रश्न पूछे तमिल किस परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब तीसरा और चौथा जो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक है हमारा इंडो ऑस्ट्रिक। यहाँ से बहुत कम सवाल आज इसमें बनते, नेट वगैरह में ज्यादा सवाल बनते हैं। इंडो ऑस्ट्रिक इसका करीब 1.3% का हिस्सा है भारत के संदर्भ में। और चौथा है हमारा चीनी तिब्बती परिवार। तो चीनी तिब्बती परिवार में करीब ये 0.7% भारत का हिस्सा है, जहां पर चीनी तिब्बती भाषा के रूप में यहाँ पे प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनते। इन दोनों को आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से जानना है। यहाँ से क्या प्रश्न आएगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारूपी परिवार की। द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं थी, तो दक्षिण भारत की सभी भाषाएं, लगभग 23% हिस्सा जो है यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। और कुल मिलाकर कोई भी चीज 100% होती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ इधर हम देखेंगे, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं। अब जो हिंदी की उपभाषाएं हैं इनका विकास देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, यूपी SSSC का जो वनडे का एग्जाम होता है उसमें कई प्रश्न इससे पूछे गए। तो उपभाषाओं का विकास भी, यानी हिंदी का विकास भी तो माना ही जाता है। उपभाषाओं का विकास जो है ये अपभ्रंश से ही माना जाता है। अभी मैंने बताया कि हिंदी की पहले की भाषा अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो विकसित होने वाली उपभाषाएं हिंदी की हैं वो 5 हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं, कितनी? 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं इस पर हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब अपभ्रंश 5 प्रकार का। पहला अपभ्रंश यहां पर देखेंगे, पहला जो अपभ्रंश है हमारा, जिसको हम कहते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश यानी मगध के क्षेत्र में, यानी मगध के लोगों के द्वारा जिस भाषा में भ्रंश डाले गए, यानी कि भाषा में परिवर्तन लेकर के आए गए, वह मागधी अपभ्रंश कहलाया। और मागधी अपभ्रंश से जो विकास हुआ वह बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ ये मागधी अपभ्रंश के द्वारा हुआ। दूसरा संदर्भ यहां पर है कि अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे विकसित हुई आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के रूप में जो विकसित भाषा, इसकी बोलियां भी हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। तीसरा जो हमारा अपभ्रंश है, तीसरा हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण है उपनागर अपभ्रंश। उपनागर अपभ्रंश, और उपनागर अपभ्रंश से जो विकसित हुई भाषा है, विकसित हुई हिंदी की जो उपभाषा है वह यहाँ पर हमारी मानी जाती है राजस्थानी हिंदी। यानी राजस्थानी हिंदी का जो विकास है वो उपनागर अपभ्रंश से माना जाता है। इसके बाद में चौथा जो हमारा है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, इससे हमारी निकली है भाषा जो पश्चिमी हिंदी के रूप में, यानी खड़ी बोली के रूप में प्रयोग की जाती है, पश्चिमी हिंदी।
कौन सी? पश्चिमी हिंदी। सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से जो निकल कर आई है वह है पश्चिमी हिंदी। और अगला जो पांचवा हमारा अपभ्रंश है वह है खस अपभ्रंश, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। खस अपभ्रंश, और खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी, खस अपभ्रंश। यानी कि सबसे पहला अपभ्रंश कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे कि मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी हिंदी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2 पीसेस में पूछा गया कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? उपनागर अपभ्रंश से हुआ। और सौरसेनी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश का जो विकास है वो खस अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश का अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, और खस अपभ्रंश से निकलने वाली जो हिंदी है वह पहाड़ी हिंदी के रूप में कहलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अपभ्रंश के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार अपभ्रंश के होते हैं ये। और अगर आपसे पूछे हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो 5 उपभाषाएं इसकी मानी जाती हैं। अब एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी है वो मानक हिंदी के रूप में कैसे बन के आई। मानक हिंदी, मानक हिंदी यानी हिंदी को मान्यता दी गई 14 सितंबर 1949 को, और 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी संदर्भ में हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। और इसी 14 सितंबर के संदर्भ में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और चीज यहाँ पे 10 जनवरी की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये वाले पूछे जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 1 से 14 सितंबर के बीच की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का समय जो होता है, और हिंदी को मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को इसको जब स्वीकार किया गया। तो यानी भारत सरकार की संवैधानिक रूप से क्या जिम्मेदारी हो गई कि मानक भाषा के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार यानी कि भारत के उन गैर हिंदी भाषी राज्यों में तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में पूरे विश्व में 351 के अंतर्गत इस मानक भाषा मानक हिंदी के रूप में प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली होगी। प्रशासनिक शब्दावली जो इस्तेमाल होती है उनका प्रयोग मानक हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर शुद्ध या मानक आप कह सकते हैं कि कौन से वाक्य प्रयोग किए जाएंगे और शुद्ध वर्तनी कौन सी प्रयोग की जाएगी। तो ये मानक हिंदी के रूप में स्वीकार कर ली गई 14 सितंबर 1949 को। ये पूरी डिटेल से यहाँ पर आप समझेंगे। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बन जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। अब अगला जो सबसे लास्ट हमारा महत्वपूर्ण इसमें का विकास के क्रम में एक बात है, वह यह है कि हिंदी जो है इसके प्रायोगिक रूप कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर हिंदी के रूप आधार पर हिंदी के रूप। तो सबसे पहला जो रूप है हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में, हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में, और इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम काम काज की भाषा भी कहते हैं। काम काज
राज की भाषा भी कहते हैं, अर्थात इसे हम कार्यालयी भाषा भी कहते हैं, कार्यालयी भाषा भी कहते हैं। कई सारे हमारे जो विद्यालय में भाषा प्रयोग की जाती है अर्थात विद्यालयी भाषा भी यह कहलाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहलाती है, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। ऑफिशियल वर्ड जितने भी होते हैं वो इसी में होते हैं। अब देखिए भारत के संविधान के भाग 17 में और इसका वर्णन किया गया है, और अगर हम अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में इसको दर्जा दिया गया है हमारी राजभाषा के संदर्भ, यानी कि कितनी भाषाएं हैं तो राजभाषा के संदर्भ में। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद, तो 343 से लेकर के 351 तक में पूरा वर्णन किया गया है हमारी राजभाषाओं का। 8वीं अनुसूची में जब संविधान हमारा बना 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन करके यहाँ पे तैयार हो गया, तो उस समय अनुसूची में हमारे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सिर्फ कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और जिसके बाद में यहाँ पर लगातार संशोधन किए गए, जैसे जैसे हमारे देश में लोग बढ़ते गए और जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों के हिसाब से क्षेत्रों में भी बंटवारा होने लगा। जैसे कि 1 अक्टूबर 1953 के संदर्भ में यहाँ पर देखा गया कि आंध्र प्रदेश जो राज्य था ये भाषा के आधार पर बट गया। तो इन आधार पर जो है यहाँ पर देखा गया कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश। संशोधन क्या क्या हुए? 14 थी भाषाएं और जिनमें से 22 भाषाएं इस समय हैं। अगर हम वर्तमान में आपसे पूछे कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। अच्छा, अब पहला जो 21वां संशोधन हुआ, 21वां संशोधन ये हमारा हुआ 1967 में। जो 21वां संशोधन हुआ ये 1967 में हुआ, और जिसमें एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, हिंदी से मिलती जुलती भाषा सिंधी जोड़ी गई 1967 में। पहला संशोधन 15वीं भाषा के रूप में प्रश्न पूछा गया कि 15वीं भाषा के रूप में कौन सी इस्तेमाल की गई, तो सिंधी को। और अब हम यहाँ पे बात करें तो एक संशोधन हुआ 71वां, और 71वें संशोधन में यहाँ पर ये हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जोड़ी गई 3। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। और इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो नमक याद कर दीजिएगा। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, मतलब 3। और नेपाली एक ऐसी नेपाल की राष्ट्रभाषा है जिसको भारत में राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है, और एक बोली के रूप में भी, जो कि आपके उत्तराखंड के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बोली के रूप में किया जाता है। 1992 में इसको जोड़ा गया था। कौन सी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन के अनुसार नहीं जोड़ी गई, तो आपको नमक याद रखना है। न म तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में एक और संशोधन हुआ 92वां संशोधन। 92वें संशोधन ये 2003 में हुआ, और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई, बोडो जोड़ी गई, और इसमें दूसरी जोड़ी गई डोगरी जोड़ी गई, और तीसरी इसमें जोड़ी गई मैथिली जोड़ी गई, और मैथिली के साथ साथ इसमें एक और जोड़ी गई संथाली जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, हटा देता है इसमें, तो इसको भी आप ट्रिक से ही याद कर लेंगे। बोडो मास, मच्छर मारने के लिए जस का प्रयोग करते हुए, भारत में मच्छर बहुत है तो बोडो मास लगा लेते हैं हम लोग मच्छर मारने के लिए। याद करने के लिए बस इसको मैं बता रहा हूं। तो वो से बोडो, यानी कि दो से डोगरी, मां से मैथिली, सा से संथाली, तो इसका प्रयोग आप अपने संदर्भ में कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी राजभाषा। इसके बाद में जब हम बात किए थे कि राष्ट्रभाषा क्या होगी और मातृभाषा, तो प्रयोग के आधार पर 3 भाषाएं यहाँ पर प्रयोग की जाती है।
हमारी है राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, नेशनल लैंग्वेज, या इसको हम लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। मैंने बताया भी था, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। लिंगुआ फ्रैंका नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया। ये फ्रेंच वर्ड है, यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका मतलब होता है सामूहिक रूप से या भावनात्मक रूप से सभी को एकता के रूप में, यानी कि सभी को जोड़ करके रखना। तो ये भाषा राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे देश की भाषा, एक भाषा जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर रखती है, उसे हम नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। अब देखेंगे, जैसे अमेरिका है तो उसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन की जो राष्ट्रभाषा है वह अंग्रेजी है। नेपाल की अगर मैं राष्ट्रभाषा की बात करूं तो यहाँ पर नेपाली के रूप में राष्ट्रभाषा उसकी है। हमारे राष्ट्र की भाषा इसलिए नहीं क्योंकि राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वीकार किया गया, तो समूचे राष्ट्र की एक ही भाषा होनी चाहिए। इसके बाद में हमने बात की मातृभाषा की। तीसरी जो भाषा है वह है मातृभाषा। मातृभाषा को मदर टंग भी कहते हैं, यानी कि हमारे घर से या माता से शुरू होने वाली जो भाषा है वह मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा जो हमारे घर, परिवार, समाज तथा आसपास के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा है, उसको हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी खुद की मातृभाषाएं होती हैं, खुद की अपनी अपनी मातृभाषाएं होती हैं। तो ये होगी प्रयोग के आधार पर 3 भाषाएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। ये अब हमारी वीडियो जो है अगली इसी की सीरीज, तीसरी सीरीज हमारी जो आएगी भाषा के संदर्भ में, वह होगी भाषा की लिपियां और भाषा की बोलियां भारत के संदर्भ में कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं। तो आप सभी को इसका इंतजार है और जल्दी ये तीसरी वीडियो अपलोड होगी, तब जाके एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा तरीके से और सलीके से अपने नोट्स भी रख करके इसको अगर आप पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, इसके रिप्ले करके देख लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप अच्छे से अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में दे पाएंगे। इसकी मैं आप सभी से आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर अपने भविष्य के लिए इतना बेहतर सोचते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।